Hello guys, a very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर। myself अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकर। जो चैप्टर आपका मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ये जो सेशन आपका है, चैप्टर नेम इज व्हाट, एग्रीमेंट, मीनिंग, काइंड्स एंड डिफरेंसेस, यानी हिंदी क्या है, समझौता, अर्थ, प्रकार एवं अंतर। ये चैप्टर जो मैंने आपको स्टार्ट करा हुआ था, ये उसका है सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले पोस्ट कर दिया है, जिसमें कि मैंने आपको एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं एंड काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ओके, आपको ये जो वीडियोस हैं आपको लिंक पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइएगा ना, आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक्स क्या है ध्यान देते हैं। टॉपिक हमारा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सारे वीडियोस को मैं हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। सारे प्रकार जो आपके अनुबंध के हिंदी में भी पढ़ाए जाएंगे, तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर टॉपिक फर्स्ट क्या, दैट इज काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे। ओके, यानी अनुबंध के प्रकार कितने होते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रकार तो बहुत सारे होते हैं। ओके, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओके, व्हाट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के काइंड्स में पढ़ने वाले हैं, सो ऑन। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका देखिए टॉपिक क्या है, दैट इज कि काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध के प्रकार क्या होते हैं। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है, दैट इज द बेसिस, यानी इस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है। यानी फर्स्ट बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी एंड वैलिडिटी, यानी पहला वैधता के आधार पे आपके जो अनुबंध हैं उनके प्रकार को बांटा गया है। ओके, कितने काइंड से, 5 हैं। इसके अंदर 5 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। वो 5 क्या क्या आएंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैधता के आधार पे अनुबंध के प्रकार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी और वैलिडिटी द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर। तो फर्स्ट क्या देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पूछ एग्जाम में एमसीक्यू कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बताया गया है, तो क्या बोलेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के जेड में डिफाइन किया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको हम कि वैध अनुबंध क्या होता है। तो वैध अनुबंध के बारे में आपका जो भी भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें सेक्शन नंबर 2 के यानी 2 के जेड में बताया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के सेक्शन 2 के जेड में बताया गया है। ओके, धारा। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या हुआ है। अब ध्यान दो, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, तो सिंपल से बात है, ध्यान दीजिए, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है, वैसा एग्रीमेंट जो कि, पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश वाले के लिए। ओके, यानी वैसा एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा क्या है, इन्फोर्सिबल है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, और वो जो आपका एग्रीमेंट है वो इसेंशियल जो भी आपके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे कि वैसा कोई भी समझौता जो कि कानून के नज़र में प्रवर्तनीय है, कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, और वो समझौता जो भी आपके महत्वपूर्ण जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको अगर फॉलो करता है, तो हम क्या बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब समझते हैं कि ये तो डेफिनेशन के बाद अब अपनी भाषा में समझाते हैं आपको क्या होता है। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपका लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल होगा, मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा क्या हो गया होगा, इन्फोर्सिबल हो गया होगा, तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो बन जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ने इसेंशियल एलिमेंट्स को अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, आपको सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स। वो सेक्शन 10 में जाके हम पढ़ लेंगे, अभी पढ़ना हमें नहीं है, तो मैं उसको डिस्क्राइब अभी नहीं करने वाला हूँ। हिंदी से समझते क्या है कि वैसा कोई भी समझौता कानून द्वारा प्रवर्तनीय है और वो सारे तत्वों को अप्लाई करता है, फॉलो करता है, तो क्या बनेंगे हम, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे, यानी वैध अनुबंध उसको हम बोलेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट enforceable at the court of law is called a valid contract. It must have all the essential elements. मैंने जो बोला सेम कुछ डेफिनेशन आपको छापा वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हिंदी क्या पढ़ते हैं ध्यान से कि एक वैध अनुबंध कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता है। मैंने पहले बोला कि समझौता जो कि कानून द्वारा लागू किया जा सके वो क्या बन जाएगा, आपका वैध अनुबंध बन जाने वाला है। अगला क्या है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय करार को वैध अनुबंध कहते हैं। ये शब्द याद रखना है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय करार को क्या बोलते हैं, वैध अनुबंध बोलते हैं। होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। कोई भी आपका जो समझौता है कानून के नज़र में क्या हो गया, अगर वो लागू होने के लायक है, तो क्या बोलेंगे, उसको हम वैध अनुबंध बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला क्या है, बहुत ईजी था टॉपिक। अगला आपका है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझना होगा क्या है कि शून्य अनुबंध क्या होता है। ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 2J में दिया हुआ है, यानी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के जे में दिया गया है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के 2 के जे में दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शून्य समझौता क्या होता है, शून्य समझौता बेसिकली ये ऐसे समझौते होते हैं, ध्यान दो, मैंने पढ़ा हुआ था कि जो भी समझौता है वो पहले क्या हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा। जब कोई एग्रीमेंट कानून द्वारा लागू किया जा सके तब क्या बनता है, आपका अनुबंध बनता है। तो ध्यान दो, ऐसा कोई भी अनुबंध जो शुरू सही हो,
सही, सब कुछ सही चल रहा होगा, बट बाद में या तो उसको करना असंभव हो गया होगा, ठीक है, या तो उस अनुबंध को इलीगली कर दिया गया हो, यानी कानून के नज़र में गलत साबित कर दिया गया हो या गलत करार कर दिया गया हो, तो क्या बन जाएगा आपका वो शून्य समझौता, या शून्य समझौता नहीं बोलेंगे, शून्य अनुबंध बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर से समझते हैं क्या है, यानी वैसा कोई भी अनुबंध जो स्टार्टिंग में सही हो, इनिशियली क्या हो वो सही हो, बट कुछ टाइम के बाद या तो उसको करना इम्पॉसिबल हो गया होगा या तो वो इलीगल हो गया होगा। यानी ऐसा कोई भी अनुबंध जो शुरू से सही हो लेकिन कुछ समय के बाद या तो वो असंभव हो जाए कार्य करना, या फिर वो कार्य करना गलत हो जाए कानून की नज़र में, तो हम क्या बोलते हैं, शून्य अनुबंध उसको घोषित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लीजिए ए और बी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ए को बी को वाई विट देनी है, ठीक है, यानी ए को कुछ या कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए ए और बी दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड ए को कोई सामान देनी है बी को, ठीक है। स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सही है, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, जो सामान है वो लीगल है, मान लीजिए चावल देनी है, ठीक है। अब ध्यान दो, कुछ समय बाद कानून एक आता है जहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको चावल किसी को बेचना नहीं है। अगर आप चावल बेचोगे तो कानून के नज़र में आप एक गुनहगार साबित कर दिए जाएंगे। ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ऐसे कोई कानून पारित नहीं की गई थी, यानी पहले तो सही था, बाद में पारित कर दी गई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पारित की गई। मैंने वही बोला कि पहले कॉन्ट्रैक्ट सही होगा बट बाद में या तो वो गलत हो जाए या असंभव हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो बी को कोई सब्सटेंस देगा, यानी आपने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि आप उसको परसों एक पेन दे दोगे और उस पेन के लिए आपको, जो आपके फ्रेंड है वो आपको 5 रुपये देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है अनुबंध में। अब क्या होता है, आपको देना है पेन परसों और कल आपका छोटा भाई आके पेन को तोड़ देता है। ध्यान दो, तो परसों पेन को बेचना असंभव हो गया ना, पहले तो सारे कार्य संभव थे बट बाद में असंभव हो गया, बाद में वो क्या बन गया, शून्य अनुबंध बन गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। डेफिनेशन क्या पढ़ लेंगे, एन एग्रीमेंट विच वाज ओरिजिनली इन्फोर्सिबल व्हेन इंटर्ड into but which was become void due to supervening impossibility of performance. This contract cannot be enforceable due to some specific causes. आपके जो डेफिनेशन में दिया गया है ना कि वो बाद में करना असंभव हो जाए, मैंने कुछ और भी पढ़ा है आपको कि असंभव के साथ साथ इलीगल भी हो सकता है, वो याद करना है आपको, ठीक है। ये डेफिनेशन में दिया हुआ अभी नहीं है, यानी कुछ विशिष्ट कारणों से इन अनुबंधों को लागू नहीं किया जा सकता है। आपका पेन ही टूट गया, अब ना आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे कभी, पहले सही था बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको हम, शून्य एग्रीमेंट शून्य क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, यानी दैट इज नॉन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य अनुबंध, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब ध्यान दो, ये इसमें क्या दिया हुआ है कि शून्य अनुबंध के अंदर क्या क्या दिया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी तो आपकी जो भी अनुबंध है वो शून्य करार कर दी जाएंगी। मैंने पढ़ाया था, लिखा है, ध्यान दो क्या। फर्स्ट इज योर कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी सिंपल से मैंने क्या बोला, अभी ये कहाँ दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के समय, भारतीय अनुबंध अधिनियम के सेक्शन यानी धारा 56 में 56 में ही दिया गया है कि अगर वो बाद में करना इम्पॉसिबल हो जाए, ओके, सेक्शन बाद में करना क्या हो जाए, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम, वर्ड बोलेंगे। पहले पॉसिबल था, बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल। मैंने कलम का एग्जांपल दिया था, वो यहाँ पे फिट होगा। अगला क्या आपका है कि सब्स्टिक्वेंट इलीगलिटी, मैंने पहले बोला कि बाद में क्या हो गया, वो इलीगल हो गया। एग्जांपल लेते हैं कि बिहार में अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो अल्कोहल उसको शराब बेचेगा, ठीक है। ए ने बी को वादा किया शराब बेचने के लिए, बी ने वादा किया कि ओके मैं आपको अच्छा पेमेंट कर दूंगा, लेकिन ध्यान दो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कुछ समय बाद बिहार सरकार शराब बंद कर देता है, ठीक है। पहले तो सही था बट बाद में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट शराब बेचोगे तो आप कहाँ जाओगे, जेल में जाओगे। यानी पहले वो कानून की नज़र में सही था बट बाद में कुछ धाराएं या कुछ भी कानून पारित होने के कारण वो क्या हो गया है, वो इलीगल हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, यानी शून्य अनुबंध बोलेंगे। यानी क्या लिखा है आपका कि वाद की अवैधता बाद में अवैध घोषित कर दिया गया। मैंने शराब का एग्जांपल दिया हुआ, समझ जाएंगे आप लोग। ये कहाँ बोला गया आपको, सेक्शन 56 में ही बोला गया है। अगला है कि रेस्टेंडिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब ध्यान दो व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे समझा देते हैं ताकि वहाँ पे इजी हो जाए समझना आप लोग को। व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी क्या है इसका कि हिंदी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, शून्य करणीय अनुबंध बोलते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ध्यान दो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक पार्टी के हाथ में सारी काम होती है, यानी सारा खेल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी को
बंदूक के नोक पे बोला है कि तुम्हें मेरी ये प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, ठीक है, बंदूक के नोक पे बोला उसने, एंड बी ने बाय द प्रॉपर्टी खरीद भी ली। तो यहाँ पे जो पूरा मैटर है वो किसके हाथ में, बी के हाथ में। अगर बी चाहे तो कंप्लेन कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, इलीगल कर सकता है कि नहीं है। तो यहाँ पे किसी एक पार्टी के हाथ में होती है, यानी यहाँ पे किसी एक पार्टी यानी कोई एक जो आपका ये पक्ष है वो फ्री कॉन्सेंट यानी अपनी खुद की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, या फिर किसी एक पक्ष के खिलाफ कोई ना कोई अन्याय हुई होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, शून्य करणीय संविदा बोलेंगे, यानी वैसा संविदा जिसको शून्य करा जा सकता है, ये एक पार्टी के हाथ में होती है। चाहे अगर तो बी इसको शून्य कर सकता है अगर भैया तुमने जबरदस्ती ली हुई थी, ठीक है। अगले क्या आपका है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी और वैलिडिटी। नेक्स्ट काइंड्स क्या आ रहे हैं आपके, दैट इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप ध्यान दो, ये आपके थर्ड काइंड्स हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ा दिया, आपको समझा दिया है, अब बस डेफिनेशन पढ़ते हैं ये क्या है। ओके, व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी शून्य करणीय। मैंने पहले बोला था कि हिंदी क्या आएगा भैया आपका, शून्य करणीय आएगा, और ये आपको सेक्शन नंबर 2 के आई में बताया गया। ये मैंने सारे काइंड्स आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो में मैंने सब कुछ पढ़ाया ब्लैक बोर्ड पर लिख के, ठीक है। वो सेम टॉपिक्स बार रिपीट हो रहे हैं। अब ध्यान दो, व्हाट इज एन वॉइडेबल एग्रीमेंट। मैंने बोला कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के हाथ में सब कुछ कमान होता है, यानी या तो वो फ्री कॉन्सेंट से केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, या कुछ ना कुछ उस पर दिक्कतें हुई होंगी। आपने बंदूक के नोक पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा ली है, तो उस बंदे के हाथ में है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। ओके, अब ध्यान दो क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। जो मैंने बताया वो सेम डेफिनेशन है, इसको याद कर लेंगे क्या है, यानी एक समझौता जो एक या एक से अधिक पक्षों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू कराने योग्य है। कोई तो बोले सही है, बट यहाँ पे क्या है, लेकिन दूसरे या अन्य के वैकल्प पर नहीं है। आपको तो आपने क्या क्या बंदूक के नोक पे उसको अपने कानून को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट से लागू करा दिया, बट जिस बंदे के ऊपर आपने बंदूक रखा हुआ था उसके नज़र में क्या कॉन्ट्रैक्ट सही है, नहीं है, उसके विकल्प में सही नहीं है। ओके, एक पार्टी के हाथ में सब कुछ यहाँ पे कमांड होती है, बस ये टॉपिक सबको याद कर लेने कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कब कोई अनुबंध शून्य करणीय अनुबंध में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपके दो आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज योर सेक्शन 53 एंड सेकंड इज सेक्शन 55। समझते हैं दोनों है क्या। तो फर्स्ट जो सेक्शन है 53, उसमें क्या बोला गया आपका कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जहाँ पे एज पर प्रॉमिस बात नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले प्रॉमिस कुछ और हुई थी और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पा रही है, फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलोगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ए ने बी को बोला कि तुम्हें मेरी पेंटिंग बनानी होगी, ठीक है। ए ने बोला बी को कि बी को ए की पेंटिंग बनानी होगी। अब ध्यान दो, ए ने पहले बोला हुआ था कि तुम्हें कलर यूज़ नहीं करनी है मेरी पेंटिंग में, सिर्फ उसे पेंसिल से पेंटिंग करनी है। लेकिन बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो बी है वो एक ही पेंटिंग तो बनाता है, बट वो पेंटिंग में कलर यूज़ कर देता है। ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट हो तो रही है, बट एज पर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। प्रॉमिस हुई थी किसी और चीज़ के लिए, बट बाद में आप प्रॉमिस के अकॉर्डिंग काम को नहीं कर रहे हो, तो आप सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बना सकते हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। यानी अब ऐसा कोई भी अनुबंध जो कि वादे के अनुसार नहीं चल रहा है, वादा जो पहले किया गया था उसको निभाया सही से नहीं जा रहा है, तो बाद में आप उस संविदा को उस अनुबंध को क्या बना सकते हैं आप कि शून्य करणीय अनुबंध बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, समझ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, सेक्शन 55 में क्या बोला गया, ध्यान दीजिए। सेक्शन 55 फॉर पारा फर्स्ट, इफ अ पार्टी हैज प्रॉमिस टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान दो क्या दिया, इफ अ पार्टी हैज प्रॉमिस टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज द पीडीएफ, ओके, within a specified time and it fails to perform its obligation within the time fixed, the contract will be voidable at the option of the promise। ध्यान दो, यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, यानी सारा खेल इसी वर्ड से होने वाला है। आपका लास्ट वर्ड ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी से हिंदी रीडिंग मान लेते हैं। हिंदी क्या है, दैट इज कि धारा 55 पैरा 1 के अनुसार यदि किसी पक्ष ने एक निर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध करने या वादा किया है और यह निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्व को निभाने में विफल रहता है, तो अनुबंध वादा धारक के विकल्प पर अमान्य होगा। ध्यान दो क्या चीज़ें हैं आपको याद करनी है, दैट इज कि अगर मान लीजिए कि किसी टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है, सपोज दैट कि आपको मैंने बोला कि तुम मेरे कार्य ले लो एंड पेमेंट तुम मुझे 3 दिन के अंदर दे देना। ध्यान दो, सामने वाला बंदा आपको 3 दिन के बाद पेमेंट लेकर आता है, 3 दिन के बाद पेमेंट लेकर आता है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे वॉइडेबल बना सकते हो। कब बनेगा, जब जो बंदा पैसा लेने वाला है वो अगर उसने मना कर दिया कार देने से तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
एक्सेप्ट कर लेता है बंदा, कोई बात नहीं 3 दिन बाद आपने लाया, पेमेंट लाया तो सही, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे कर लेंगे। ध्यान दो यहाँ पे सारा कमांड किस पे चल रहा है, प्रॉमिसी पे, यानी प्रॉमिसर ने अपने टाइम पीरियड के अंदर काम नहीं किया तो प्रॉमिसी के हाथ में, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे करेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। हिंदी समझते हैं कि अगर जो पैसा लाने वाला होता है बी, वो क्या करता है, चौथा दिन आता है पैसा लेकर। ध्यान दो टाइम मिली थी 3 दिन के लिए, बी खिलाता है, चौथा दिन पैसा लेकर आता है। तो सब कुछ यहाँ पे ए के हाथ में है, अगर ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को करेगा, अदरवाइज उस संविदा को क्या बना सकता है, वो शून्य करणीय संविदा बना सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे है क्या। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही लंबी टॉपिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अवैध अनुबंध क्या होता है। तो पढ़ते रीडिंग मारते हैं क्या है कि एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सच एन एग्रीमेंट विच इज वॉइड इन इटसेल्फ एंड collateral transactions are also void. An agreement which is in the position of public interest or of criminal or immoral nature is known as illegal agreement, and illegal contracts are void. Parties to an illegal contract may be liable for punishment. May be यहाँ पे shall नहीं दिया, may दिया हुआ है। ओके, लॉ में shall और may का बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर may दिया हुआ है तो शायद कर सकते हैं, पनिशमेंट मिल सकती है, और shall अगर लिख दिया तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये वर्ड्स याद रखना है, may और shall में। ठीक है, अगला क्या है, ट्रांजेक्शंस कोलेट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट are trained with illegality and hence become void due to, अब यहाँ पे एक मैक्सिम दिया है, इस मैक्सिम को ध्यान से समझना। दैट इज मैक्सिम इज कि एक्स टू पी कॉज या नन ऑल्टर एक्शियो, एग्जाम्पल आउट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट, नन नो कॉज ऑफ एक्शन अराइज। मीनिंग क्या है इसका, नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम इलीगल एक्ट। याद करना है इसका मीनिंग क्या होगा, नो एक्शन, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम इलीगल एक्ट। समझते हैं क्या पहले डेफिनेशन ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दो, व्हाट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने बोला कि आपका जो ये अनुबंध है वो इलीगल का हिंदी क्या होता है, अवैध है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि अवैध अनुबंध है तो मतलब क्या होता है अवैध अनुबंध का, तो ध्यान देना है कि अगर मैंने बोला कि जो कानून की नज़र में गलत है उसको क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। यानी वो भी कोई भी चीज़ जो कोर्ट ऑफ लॉ की नज़र में क्या हो, गलत हो, यानी उसको प्रोवाइड किया गया हो, तो क्या बोलेंगे, उसको अवैध बोलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अगर वो गलत है तो मैम वो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, बिकॉज जब भी कोई एग्रीमेंट कानून की नज़र में सही है तभी तो वो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना। यहाँ पे आप इलीगल को कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हो, एग्रीमेंट क्यों नहीं बोल रहे हो, ये बात क्वेश्चन करने लायक है। बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर कोई भी इलीगल काम हो रही है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे। तो ध्यान देना, यहाँ पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी अवैध अनुबंध मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले सही था, बाद में या तो करना संभव हो गया हो या तो करना इलीगल हो गया हो, वही इलीगल करना ही क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ध्यान दो कि वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले सही है बट कुछ समय के बाद वो करना इलीगल हो जाता है। यानी वैसा कोई भी अनुबंध जो शुरू सही चलता है बट कुछ समय बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ समय बाद उसको कानून के नज़र में क्या कर दिया जाता है, अवैध कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो आपको क्या बन जाएगा, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ था कि ए ने बी को वादा किया कि वो उसके साथ एग्रीमेंट करेगा अल्कोहल का, शराब का। ठीक है, एग्रीमेंट सही से चल रही है बट कुछ महीनों बाद बिहार सरकार आता है और बोलता है कि आज से हमारे बिहार में शराब बंदी हो जाएगी, यानी आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शराब से रिलेटेड करने नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, पहले सारे काम लीगल थी बट बाद में क्या हो गई, इलीगल हो गई। यानी वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली क्या हो भैया, लीगल हो बट बाद में क्या हो गया हो, इलीगल हो गया हो, यानी एग्रीमेंट विथ इलीगल एंड हम बोल सकते हैं इसको। आपके बुक्स में ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। जो मैक्सिमम है आपका एक्स टूरपी कॉजा नन ऑल्टर एक्शियो, मतलब क्या होता है समझते हैं इसको ध्यान से कि इस मैक्सिमम में क्या होता है कि सपोज दैट अगर ए है, ए ने बी को बोला हुआ है कि तुमको सी की मर्डर करनी है। ठीक है, सी की मर्डर करने के बाद मैं तुमको ये $5,000 या $500 जितने भी अमाउंट्स है मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, जो बी है वो सी की मर्डर कर देता है बट बाद में ए है बी को पैसा देने से मना करता है। ठीक है, बी उठता है, जाता है कोर्ट कि सर मेरे साथ तो गलती हुई है, मुझे अपना डैमेज चाहिए, बिकॉज ए ने मुझमें से काम कराया बट मुझे पेमेंट वो नहीं कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही, ध्यान दो, आप कोई इलीगल काम करते हो, इलीगल काम के लिए आपको आपका डैमेज नहीं मिलेगा। ये आपका जो मैक्सिमम है ये बताता है कि यानी अगर कोई भी आपने इलीगल काम किया है, आप इलीगल काम में इन्वॉल्व हो तो आपको डैमेज कोई भी नहीं मिलने वाली है। आपको भले ही कितनी लॉस क्यों ना हो जाए, आपको वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं, बिकॉज आपने कोई अवैध कार्य किया था, सी का मर्डर कर दिया और चाहोगे कि आपको पैसा वापस मिल जाए ऐसे, तो ये आपको कोर्ट आपको हेल्प नहीं करेगा लाइबिलिटी लेने में, डैमेजेस लेने के लिए। ठीक है, ये बताता है आपको ये मैक्सिमम आगे काम आएगा, दैट्स समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट समझ गए होंगे, यानी पहले सही है बाद में क्या हो गया, गलत हो गया, अवैध हो गया, सिंपल सी बात है। अगला है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी 5 नंबर, दैट इज लास्ट आपका ये है
इस टॉपिक का लास्ट है ये, ओके, लास्ट ये काइंड्स नहीं है, इस बेसिस के अंदर लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अप्रवर्तनीय अनुबंध। ध्यान दो, व्हाट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पढ़ाया हुआ था कल के वीडियोस में, पहले के वीडियोस में, नॉट कल, सॉरी, मैं ये क्या होता है व्हाट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, हिंदी क्या है इसका, अप्रवर्तनीय अनुबंध। ध्यान दो, इस अनुबंध में क्या होता है कि सारी चीजें सही होती हैं, आप कोई इलीगल काम नहीं करते हो, आप कोई ऐसा काम नहीं करते हो जो इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं होती है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सपोज दैट कि ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बात की, ए ने प्रॉपर्टी दे दी, बी ने सब कुछ पैसा दे दिया, बट प्रॉपर्टी के एक पेपर पे स्टैंप नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, अनइन्फोर्सेबल हो गया, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल इशू है, टेक्निकल फॉल्ट है, आपने स्टैंप नहीं दिया, या फिर हिंदी समझते हैं कि ए ने बी को बोला ये कोई प्रॉपर्टी देने के लिए, कोई भी अपना ज़मीन देने के लिए, और ज़मीन देने के लिए साइन करता है अगर वो, तो साइन करने के टाइम स्पेलिंग ईर हो जाती है, आपको साइन करना है रमेश RAMESH, आप साइन करते हो RAMES, एच क्या हो गया, छूट गया, तो ये सब क्या है, टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल इशू है, जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, अनइन्फोर्सेबल बन जाता है, अपरिवर्तनीय बन जाता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन, यानी बनने के आधार पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ था, बहुत ही ईजी है, फास्ट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस में क्या होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस करते हो वर्ड्स को यूज करके, या तो ओरली या तो बाई स्पोकन, ठीक है, ध्यान दो, आपने या तो बोला या तो आपने लिखा या तो आपने कुछ भी किया, लेकिन आपने वर्ड्स का यूज किया हुआ है तो एक्सप्रेस है, ठीक है। सपोज आपने बोला कि मुझे ये 3 कलम चाहिए, बोला आपने, आप लिख के दिया मुझे 3 कलम चाहिए, यहाँ पे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपने या तो ओरली या तो फिर रिटन, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या बोलेंगे उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगला आपका हिंदी इसका क्या है कि अभिव्यक्त अनुबंध, हिंदी अगला क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, निहित अनुबंध। इसमें क्या होता है कि आप कोई वर्ड यूज नहीं करते हो, आपका एक्शन जो है वो ये बताता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में फॉल कर गए हो। मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कि आप बस में चढ़ते हैं, आप जैसे टिकट लेते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, आप टिकट लेते ही उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर गए कि आपको वहां तक जानी है, आपने उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्या होता है कि बिना बोले भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, साइन से, सिंबल से, या बिना कुछ किए बस कोई एक्शन करके, वर्ड्स की यूज यहाँ पे नहीं होती है, बिना वर्ड्स के यूज किए भी आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर लेते हो। जैसे ऑटो वाले को आपने रोका, आपने रोका, कुछ बोला नहीं, रोकने का मतलब भी क्या है कि आप उसके साथ कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, उसका यूज करना चाहते हैं, कि आपने वर्ड का यूज तो नहीं किया बट आप फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज नॉन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी हिंदी क्या बोलते हैं इसको, निहित अनुबंध बोलते हैं। अगला क्या आपका है कि थर्ड इज कंस्ट्रक्टिव एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दो, ये बहुत ही इजी कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी क्या है इसका कि रचनात्मक या अर्थ अनुबंध, हिंदी क्या है, अर्ध, नॉट अर्ध अनुबंध क्या होता है। ध्यान दो, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप खुद से इंटर नहीं करते इस कॉन्ट्रैक्ट में, आपको लॉ के द्वारा बाउंड कर दिया जाता है, आपको मजबूरन करना पड़ता है। एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में खुद से इंटर नहीं करते हो, बट आपको लॉ के द्वारा आप बाउंडेड हो जाते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके जो नेबर है उन्होंने जोमेटो से डिलीवरी करके उन्होंने मंगाया पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा वाला आता है, उनके घर ना देके वो पिज़्ज़ा आपके घर देके चला जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर आप वो पिज़्ज़ा आपने देखा पिज़्ज़ा, आप कुछ नहीं करते हो, तो आपको कानून के नज़र में सज़ा मिलेगी। ध्यान दो, यहाँ पे कुछ ना करते हुए भी आप क्या हो, गलत काम कर रहे हो, आपका कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं था, आपका कोई भी उद्देश्य नहीं था कि आप बगल वाले को पिज़्ज़ा बजा के पहुँचाओ, बट क्योंकि किसी और फॉल्ट के चलते, किसी और की गलती के चलते आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप लॉ के नज़र में बाउंडेड हो गए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, बोलते हैं इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ओके। रचनात्मक अनुबंध बोला जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि जबरदस्ती आपको न चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जैसे पिज़्ज़ा वाले को मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो लॉ के नज़र में आप पनिशमेंट को मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इस क्या है, ये दोनों है 3, 1 और 2, ये बेसिस अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये थर्ड बेसिस है, यानी कि निष्पादन के आधार पे दो होते हैं। ये मैंने सारे काइंड्स आपको पढ़ाया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है कि फिर से टॉपिक सारे दिए हुए डिटेल में, तो फिर से क्लास ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैसा कोई भी अनुबंध जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल हो चुके हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। हिंदी क्या है इसका, निष्पादित अनुबंध बोलेंगे, यानी जिसमें सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल हो चुकी है। ए ने बोला बी को कि तुम्हें मेरी कलम चाहिए तो तुम्हें 5 रुपये देना पड़ेगा, ए ने कलम दे दिया बी को, बी ने उसको 5 रुपये दे दिया, यहाँ पे सारी काम फुलफिल हो गए, सारे ऑब्लिगेशन क्या हो गए, फुलफिल हो गए हैं, तो क्या बोलेंगे उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, दैट मीन्स निष्पादित अनुबंध बोलेंगे। अगला क्या आपका था कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूरा हुआ नहीं होता है, यानी
या तो दोनों पार्टी से काम नहीं की हुई है या तो किसी एक पार्टी ने काम की हुई नहीं होती है, यानी आपका कोई ना कोई काम बचा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी दो काइंड्स आते हैं आपके, दैट इज यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, यानी एक तरफा और अनुबंध और द्विपक्षीय अनुबंध, यानी निष्पादन अनुबंध के दो प्रकार, एक तरफा और द्वितरफा। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ सबको। अगर सपोज दैट एक बंदे के आप लोग कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे किसी एक बंदे ने अपना काम पूरा कर दिया है और एक ने काम पूरा नहीं किया। एग्जांपल टीवी लेने जाते हैं आप, ओके, आपको टीवी वाले बंदे जो भैया हैं टीवी दे देते हैं, आपके घर टीवी लगा देते हैं, बट आपने सारा पेमेंट नहीं किया हुआ है, आप ईएमआई से पेमेंट करने वाले हो, ध्यान दो। उन्होंने अपनी सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी आपको टीवी पहुंचा के, बट आपने अभी सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, आप ईएमआई पे दोगे, आप हर महीने पैसे कुछ कुछ करके देते जाओगे, तो आपकी जो सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, यानी एक तरफा अनुबंध है ये, यानी एक तरफ से तो अनुबंध पूरा हो गया बट एक तरफ से अनुबंध पूरा हुआ नहीं है। अगला द्वितरफा क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ से अनुबंध पूरा हुआ नहीं होता है। एग्जाम्पल कि आपने सीओडी कुछ ऑर्डर किया, आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया, सपोज आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, जोमेटो से कैश ऑन डिलीवरी किया हुआ है आपने, पिज़्ज़ा वाला पिज़्ज़ा लेकर चल दिया है, ठीक है, अब पिज़्ज़ा वाला आपके घर नहीं पहुंचा हुआ है, वो चल दिया है और ना आपने पैसा दिया है। यहाँ पे क्या है कि दोनों बंदों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, ना वो आपके पास पहुंचा है और ना आपने अभी पेमेंट करी हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुकी है, आपने जैसे ऑर्डर किया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, लेकिन अभी दोनों ने अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं की है, तो क्या बोलेंगे उसको हम द्विपक्षीय बोलेंगे, यानी यूनिलैटरल हो गया, एक क्या हो गया बायलैटरल। होप समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। यही लास्ट टॉपिक आपके दो आते हैं, फॉर्मल और सिंपल। ये पढ़ लेते हैं क्या है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जहाँ जो कि आपके ये राइटिंग में होंगे, साइंड होंगे, सील्ड होंगे, ओके, डिलीवर बाय द पार्टीज होंगे, यानी या तो लिखित होंगे, साइन होंगे, सील यानी मोहर लगा हुआ होगा आपका, ठीक है, दोनों पार्टीज के द्वारा क्या क्या होगा, सब कुछ डिलीवर किया गया, यानी इसमें क्या लिखित लेखन में या तो होगा या फिर क्या होगा हस्ताक्षरित होगा, यानी साइन किया गया होगा, या फिर क्या है मुहरबंद यानी मोहर स्टैंप लगा हुआ होगा, या पार्टी द्वारा किया गया हो, दो पार्टी दोनों क्या हो, दोनों में ए ने बी से कुछ बोला, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, दो पार्टी के बीच में किया गया, उसको बोलते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पढ़ना खास इसमें नहीं है, बस साइन हो, ठीक है, या फिर वो रिटेन हो, या फिर साइन हो, या फिर सील्ड हो, या फिर दो पार्टियों के बीच में बात की गई होगी, लिखित हो या फिर हस्ताक्षरित हो, ठीक है, या दो पार्टियों के बीच में बात करके कोई भी अनुबंध किया गया होगा, तो क्या बोलेंगे उसको फॉर्मल अनुबंध बोलेंगे, यानी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, औपचारिक अनुबंध बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी क्या बोलते हैं इसको, सरल अनुबंध। अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका फॉर्मल अनुबंध से अलग होता है, ये फॉर्मल अनुबंध नहीं होता है। इसमें क्या होती है कि सारी चीजें साइन के अंदर नहीं होती है, ठीक है, अंडर द साइन ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होता है, ये रिटन हो सकता है, ये ओरल हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, और ये इसको दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, ये आपको याद कर लेने हैं। होप सो कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। हिंदी वालों के लिए क्या होता है सरल अनुबंध भैया, कि सरल अनुबंध वो अनुबंध होते हैं जो कि औपचारिक से अलग होते हैं, इसमें सील नहीं होता है, ये या तो मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, लेकिन ध्यान दो इसमें एक और वर्ड है कि हिंदी डेफिनेशन पढ़ लेंगे सारा कुछ, ओके। या तो क्या हो ये भैया औपचारिक अनुबंध नहीं है, इन्हें सील के तहत दर्ज नहीं किया जाता है, मैंने पहले बोला कि सील इसमें नहीं होती है। अगला है कि हाँ एक और बात, इन्हें पैरोल भी कहा जाता है, इन्हें पैरोल अनुबंध भी आप कह सकते हो, दिया हुआ यहाँ पे। ये अनुबंध लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान दो, या फिर निहित भी हो सकती है, मैंने बोला इम्प्लाइड भी हो सकती है। और अगला है कि उन्हें विचार द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, यानी कंसिडरेशन होना, प्रतिफल होना जरूरी है, ठीक है। होप सो कि सारे टॉपिक्स आप समझ गए होंगे। तो अगर लॉ के कोई अलग टॉपिक्स भी आपको पूछने होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम आप प्लीज़ इस टॉपिक की वीडियोस लेकर आइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।